10th क्लास सब्जेक्ट मैथ लेसन नंबर 10वां, जिसका नाम है वृत्त या सर्कल। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम इस चैप्टर का जो प्रमेय 10.1 है और जो हमारा क्वेश्चन दूसरा और तीसरा रह गया था, प्रमेय 10.1 को हल करेंगे और उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। यदि आप इस चैप्टर का जो बेसिक वीडियो था इससे पहले वाला, उसे आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इन सभी प्रश्नों वाले वीडियो को देखें ताकि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ आएँ। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे। अब हम इस प्रमेय 10.1 को करते हैं, सिद्ध करते हैं। क्या कहा गया है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वृत्त के किसी एक बिंदु पर, देखो इस चैप्टर में ही ये वृत्त, इस चैप्टर का नाम ही है, तो इसमें पहली बात यहाँ पर लिखी हुई है वृत्त के किसी एक बिंदु पर, मतलब ये बात तो कन्फर्म है कि इसमें एक हमको वृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा के बारे में बता चुके हैं हम आपको। एक स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब हम आकृति बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। यहाँ मैंने वृत्त की आकृति बना लिया है। कह रहा है क्वेश्चन में कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर, तो अब मुझे कहीं पे भी एक बिंदु मानना है, तो मैं वृत्त का जो बिंदु है वो यहाँ पे मान लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपने वृत्त का क्या मान लेता हूँ, एक बिंदु। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ ए, नाम दे देता हूँ। इस बिंदु को मैंने ए नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा, मतलब इस बिंदु पे क्या खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो मैंने भी इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच लिया। इसका नाम दे देता हूँ रेखा का मैं पी और क्यू, और जो बिंदु है ना, इस बिंदु के केंद्र को मैं ओ नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब अच्छे से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वृत्त के किसी एक बिंदु पर, हाँ इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श जो रेखा है वो स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु यही है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से जो त्रिज्या जाएगी ना, मतलब इसको मिलाना है मुझे, तो ये पता है लंब होगी। अब हम तुमको लंब का मतलब समझा देते हैं, लंब होता क्या है। देखो लंब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ ये एक रेखाखंड है और इसके ऊपर एक और रेखाखंड बनाया गया है, तो ये जो रेखाखंड है इस रेखाखंड के ऊपर एकदम सीधा खड़ा है, तो यहाँ पे ना 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस साइड भी बनेगा, तो इसी को हम लोग लंब बोलते हैं। लंब का मतलब होता है कि जो कोण बन रहा है ना वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब एक वृत्त के किसी एक बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरती है ना, तो तुम उस वृत्त की त्रिज्या को, वो जो स्पर्श बिंदु है उससे मिलाओगे, तो जो त्रिज्या होता है वो हमेशा इस स्पर्श रेखा पे क्या होता है, लंब होता है। मतलब ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल ये बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब मुझे यही सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में मुझे एक वृत्त तो दे दिया है, मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे पता है कि 90 डिग्री पर लंब होता है, बट मुझे सिद्ध करना है, साबित करना है कि क्या सच में लंब होता है। कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सिद्ध नहीं करवाता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ कि हम सॉल्व कैसे करेंगे ताकि आपको आगे अच्छे समझ में आए। देखो हम कैसे कर सकते हैं, मुझे एक बात तो पता चल गया कि जो रेखा किसी रेखा पर सीधी खड़ी होती है वो लंब होती है उसके ऊपर। अब मैं यहाँ पे कुछ लाइन बना के आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए मैंने ऐसा आकृति बना लिया है। अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ, मैं क्या किया पता है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिला देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इसी बिंदु को मैं अब यहाँ मिला देता हूँ, इसी बिंदु को मैं यहाँ मिला देता हूँ, यहाँ पे इस बिंदु को भी मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। अब एक बात आप इसमें ये देखेंगे, ये सभी इस बिंदु से आए हैं। ठीक है, इस बिंदु से आए हैं। इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको बी सी डी ई एफ जी। अब यहाँ ध्यान दें, हम इसमें देखेंगे, अब खुद बताइए इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे किनारे पे जो होता है सबसे बड़ा होता है। अच्छा इससे छोटा ये होगा, हाँ होगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा तो जो सीधा है ना वो सबसे छोटा होता है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें सबसे छोटा रेखाखंड कौन सा है, तो एडी है, क्योंकि एडी कैसा है, सीधा है। बाकी सब बड़े बड़े दिख रहे हैं हमको और टेढ़े भी दिख रहे हैं। मतलब मैं एक बात ये समझ में आ गया कि अगर कोई रेखाखंड छोटा है,
छोटा है, मतलब क्या होता है पता है? देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी 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 नहीं, लेकिन जो रेखाखंड सबसे छोटा है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब ये है कि मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे कैसे भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिखाना है। अगर मैं कैसे भी इसको OA को, O और A को सबसे छोटा रेखाखंड दिखा दूँ तो मैं ये बोल दूँगा कि ये सबसे छोटा रेखाखंड है। तो हम जानते हैं कि जो रेखाखंड सबसे छोटा होता है वो हमेशा लंब होता है। देखो ना, लंब है कि नहीं है। तो अब मुझे कैसे, मेरा मेन पर्पस क्या है, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मैं कैसे भी OA को क्या करूँ, सबसे छोटा दिखाऊँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे अगर मैं छोटा दिखाऊंगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिखाई दूंगा। मैं उसको बता दूंगा ना कि जो रेखाखंड सबसे छोटा होता है उस पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो मैं बोल दूंगा कि फिर हाँ, तो ये बात सही है कि जब एक वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा गुजरती है तो उस स्पर्श बिंदु को जब त्रिज्या से मिलाया जाता है तो त्रिज्या जो होती है ना वो हमेशा स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अब हम लिख लेते हैं कि दिया कैसे। देखो, प्रमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको ये लिखना रहता है कि दिया क्या गया है और उसके बाद में सिद्ध क्या करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको यही दिया हुआ है कि एक O केंद्र वाला वृत्त है। देखिए, मैंने इसका नाम O रखा है, आप कुछ और रखेंगे तो कुछ और लिखेंगे। यहाँ पर अगर आप P लिखेंगे तो लिखेंगे P केंद्र वाला वृत्त है। O केंद्र वाले एक वृत्त, O केंद्र वाला या वाले वाला आएगा यहाँ पे, O केंद्र वाला एक वृत्त है तथा बिंदु A, जो बिंदु A है वो वृत्त तथा जो वृत्त तथा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का क्या है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु किसे कहते हैं? ऐसा बिंदु जो दोनों में हो। तो ये बिंदु दोनों में है ना, इसका भी है इसका भी है, तो हम लोग इसको उभयनिष्ठ बिंदु बोल दिए। अब हम ये देखेंगे कि हमको सिद्ध क्या करना है। तुम समझ चुके हो क्या सिद्ध करना है। मुझे कैसे भी OA को लंब दिखाना है PQ पे। जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमारे क्वेश्चन में हमको यही सिद्ध करना है ना कि एक वृत्त है और उस वृत्त के एक बिंदु से जब स्पर्श रेखा जाती है तो उस स्पर्श बिंदु को जब त्रिज्या पे मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, त्रिज्या जो होती है वृत्त पे लंब होती है। तो मैंने वही लिखा OA क्या है, त्रिज्या है, और ये लंब का निशान होता है। OA लंब है किस पे, PQ पे। ये मुझे सिद्ध करना है। अब सिद्ध करते हैं। तो आप हम बता चुके हैं कैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, छोटा दिखाने की कोशिश करूँगा। इसको अगर मैं किसी की तुलना में छोटा दिखा दूँगा तो फिर बोल दूँगा कि ये सबसे छोटा है, मतलब ये क्या करेगा, इसके ऊपर लंब होगा। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग को रचना करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग रचना कर लेते हैं। मैंने यहाँ रचना क्या किया है, रचना का मतलब होता है जो मैं खुद से करता हूँ। देखो, रचना मैंने क्या किया, मैं स्पर्श रेखा PQ पे, स्पर्श रेखा जो PQ है उस पर एक बिंदु R ले लिया अपने से तथा OR को क्या कर दिया, मैंने मिला दिया। ठीक है, अब इस बिंदु पे जहाँ पे ये कट रहा है ना, इसको भी मैं नाम देता हूँ, इसको मैं S नाम दे देता हूँ। अब हम लोग इसको आगे करते हैं। रचना करने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। हम यहाँ क्या देखते हैं, देखिए, मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो मेरा OS है वो बराबर किसके होगा, OA के होगा। क्यों बराबर होगा, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि OS बराबर है OA के। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। देखो, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। यहाँ से लेकर इसकी लंबाई बराबर होगी, यहाँ से लेकर इसकी लंबाई बराबर होगी, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई भी बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसलिए मैंने लिखा एक ही वृत्त की जो त्रिज्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, अब सेकंड बात मैं ये लिखूँगा कि जो मेरा OS है यहाँ से लेकर पूरी, OS नहीं OR, जो OR है यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक की लंबाई ये बड़ी है किससे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई के, है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो मेरा OR है, अब ये जिस साइड मुंह खुलता है ना इसका वो बड़ा होता है, तो मुंह किस साइड खुल रहा है, OR की जगह, मतलब OR बड़ा है। OR बड़ा किसके है, OS के। देख लो यहाँ पे OR किसके बड़ा है, OR किससे बड़ा है, OS से बड़ा है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मेरा OR है ना ये OA से भी बड़ा है, किससे बड़ा है, OA से। देखो, जो मेरा OR है OA से ही बड़ा है कि नहीं है, OA से भी बड़ा है। इसको ये बिंदु, एक इस बिंदु का नाम A है, तो OR बड़ा है OA से। तो मैं ये भी लिख दिया यहाँ पे कि जो OR है वो बड़ा किसके है, OA के। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो OS और OA बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, देखो मान लो ये दोनों बराबर हैं, अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। अब मैंने क्या देखा कि जो OR है वो OS से बड़ा है, तो सिंपल सी बात है
कि मेरा ओ आर ओ ए से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। इतना क्लियर है। इसका मतलब ये है कि जो ओ ए है ना, ये ओ ए सबसे छोटा रेखाखंड है। मैं लिखूंगा अर्थात ओ ए सबसे छोटा रेखाखंड है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ओ ए सबसे छोटा रेखाखंड है। आप देख सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे कितना भी रेखा बनाऊंगा तो इसमें सबसे छोटा तो ओ ए ही आएगा ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि अर्थात ओ ए सबसे छोटा रेखाखंड। यहाँ पे मैंने साबित भी कर दिया। अब मैं लिखूंगा तो ओ ए जो है ना, ये लंब होगा। क्या होगा? ओ ए लंब होगा किस पे? ये जो ओ ए है, ओ ए लंब होगा पी क्यू पे। ठीक है, ओ ए लंब होगा किस पे? पी क्यू पे। और यही मुझे सिद्ध करना था ना। देखो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ओ ए लंब है पी क्यू पे। अब मैं यहाँ लिखूँगा चूँकि सबसे छोटा रेखाखंड सदैव लंब होता है। क्लियर है ना। देखो हम लोग ने यहाँ पे भी देखा था कि जो सबसे छोटा रेखाखंड था, ये जो सबसे छोटा रेखाखंड है ये ओ डी, और सबसे छोटा रेखाखंड क्या था? लंब था। तो इसी प्रकार इसी रूल को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया और मैंने लिख दिया कि मैंने सबसे पहले ओ ए को सबसे छोटा रेखाखंड बता दिया। अब जैसे ही ओ ए को सबसे छोटा रेखाखंड बताया, फिर मैंने बोल दिया कि ओ ए जो है ना वो लंब होगा पी क्यू पे। क्यों भाई? क्योंकि ओ ए जो है वो सबसे छोटा रेखाखंड है। लिखा है चूँकि सबसे छोटा रेखाखंड सदैव लंब होता है। ये प्रमेय हो गया यहाँ पे सिद्ध। आप लिख देना यहाँ पे सिद्ध हो गया। ये प्रमेय हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा है उसको कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या लिखा है? 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के, तो मैंने यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लिया। त्रिज्या है। अब एक बात यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी पर, अब यहाँ पे एक बिंदु पी लिखा है, ना कि केंद्र बिंदु पी लिखा है। तो बिंदु पी मतलब आप कहीं पे भी कोई बिंदु पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे लिखा तो मैं इन दोनों को मिलाया। अगर आप यहाँ लिखते तो आप ऐसे मिलाते। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया? बिंदु पी मान लिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको मिला के 5 सेंटीमीटर लिख दिया। बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, अब ध्यान दो, बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू, मतलब बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा जा रही है। ठीक है, पी क्यू। तो मैंने यहाँ पे बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा पी क्यू बना दिया। ठीक है, केंद्र ओ से, ध्यान दो, अब केंद्र ओ का नाम मुझे मिल गया। ये क्या है? केंद्र ओ। तो केंद्र का मैंने नाम ओ दे दिया। केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा, अब केंद्र ओ से भी एक रेखा जा रही है। रेखा से देखो, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू इस प्रकार मिलता है। मतलब यहाँ से एक रेखा जाती है और क्यू से क्या होती है? इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू जो होता है वो 12 सेंटीमीटर का होता है। अब मैंने यहाँ पे ओ क्यू को मिला दिया। अब ओ क्यू मुझे कितना बोला है? 12 सेंटीमीटर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। पी क्यू की क्या ज्ञात करनी है? मुझे लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक बात तो क्लियर है आप लोग को। देखो ये मुझे मिला, ये मुझे मिला, ये मुझे कैसे भी ज्ञात करना है। अगर ये समकोण त्रिभुज होता, समकोण त्रिभुज होता तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा लेता। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है क्या? देखो ना यार, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी प्रमेय हम लोग ने क्या सिद्ध किया? यही प्रमेय सिद्ध किया ना कि जब एक वृत्त का जो बिंदु है उससे एक स्पर्श रेखा जाती है और उस स्पर्श बिंदु को जब जो वृत्त का केंद्र है उससे मिला दोगे तो त्रिज्या जो होती है हमेशा इस स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। मतलब ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। और जब ये एक समकोण त्रिभुज है तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण। क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। इसको मैं आधार मान लूँगा, इसको लंब मान लूँगा। इसको क्या मान लिया मैंने? कर्ण। इसको क्या मैंने मान लिया? आधार। और इसको मैंने क्या मान लिया? लंब। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा लूँगा। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे। करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। मैंने यहाँ लिखा त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। तो देखो इसमें कर्ण क्या होगा? देखो कर्ण पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो ये सामने वाली भुजा है, तो ये क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो अभी हम सिर्फ 12 लिखते हैं, सेंटीमीटर हम लोग लास्ट में लिख लेंगे। और आधार देखो, आधार में इसको मान के चलता हूँ, आधार मैंने लिखा भी है, तो ये क्या हो जाएगा?
5 प्लस लंब। लंब क्या है, लंब मुझे ज्ञात करना है तो मैं इसको पी क्यू का पी क्यू ही लिख लूँगा और स्क्वायर लगा दूंगा। अब 12 का स्क्वायर अगर तुमको आता होगा, देखो या तो 12 का 12 से गुणा कर लो, नहीं तो फिर अगर स्क्वायर याद है तो 1 4 4 लिखो। 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस पी क्यू का स्क्वायर पता है क्या होता है, पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू ही होता है, क्योंकि मुझे मान ज्ञात करना है ना यार इसका। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो देखो देखो मैंने यहाँ पे 12 का स्क्वायर किया तब 144 है और 5 का स्क्वायर किया तब 25 है। 144 में से माइनस किसको करूँगा, 25 को। स्क्वायर का मतलब समझते हैं, 12 का 12 से गुणा, ठीक है। और ये पी क्यू का स्क्वायर घटाओ कितना आएगा, घटाओगे तो आपको मिलेगा 119 119। देखो ये 4 है, 4 में से 5 तो घटता नहीं है, एक स्क्वायर देगा 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, खुद कितना हो गया 13, 13 में से 2 जाएगा 11 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। अब ये जैसे ही स्क्वायर जो है ना इस साइड आता है, ये स्क्वायर जैसे ही इस साइड आता है, अच्छा मैं इस स्क्वायर को इस साइड लाऊंगा ही क्यों, क्योंकि मुझे पी क्यू का मान ज्ञात करना है, मुझे पी क्यू का मान ज्ञात करना है, पी क्यू स्क्वायर का मान नहीं ज्ञात करना है। अब जैसे ही स्क्वायर इस साइड आता है तो यहाँ पे ये रूट में बदल जाता है, क्या बन जाता है 119 बराबर पी क्यू। अब मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दूँगा, ठीक है, और यही मेरा आंसर निकल जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं तुमको बताना चाहूँगा, रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में मैं बोला ना कि ये यहाँ पे कि रूट में बदल जाता है, ऐसा रूट में बदलता नहीं है, एक समझाने का तरीका होता है। देखो होता क्या रियल में तुमको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो जैसे ये 4 है, इस 4 के बराबर है, ओके ठीक है ना। अगर मैं दोनों के साइड रूट कर दूँ तो क्या दोनों बराबर नहीं होंगे, बराबर होंगे, दोनों के दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार क्या हुआ था कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पहले देखते हैं 119 बराबर दिया हुआ था पी क्यू के स्क्वायर के। तो क्या मैं दोनों साइड अपने मर्जी से 119 का रूट कर सकता था, पी क्यू के स्क्वायर के रूट के कर सकता था ना अपने मर्जी से, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड करूँगा तो भी बराबर ही होगा। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे देखा था 4 4 बराबर थे, दोनों के ऊपर रूट कर दिया फिर भी बराबर थे, तो ये दोनों भी पहले बराबर थे, दोनों के ऊपर मैंने रूट कर दिया तो भी बराबर होने चाहिए। अब होता क्या है कि इससे ना ये कट जाता है और क्या जाता है 119 बराबर पी क्यू। लेकिन इतना बड़ा समझाने से अच्छा रहता है कि हम लोग सीधा समझा देते हैं कि ये स्क्वायर जैसे ही सेट जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। बट कॉन्सेप्ट ये है, ऐसा होता है तब ऐसा बनता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है कि एक वृत्त खींचिए, मतलब मुझे एक वृत्त बनाना है और एक दी गई रेखा है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया। अब बोला है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा, तब रेखा दी गई, अब ये नहीं बताया कि वृत्त पे है, मतलब बाहरी है, वृत्त के ऊपर बताया होता तो बताता ऐसे काट रही है वैसे काट रही है, कुछ दिया नहीं है, मतलब हम लोग वृत्त के बाहर एक रेखा बना लेंगे, ठीक है। एक दी गई रेखा के समांतर। अब तुमको समांतर का मतलब समझ में आना चाहिए। देखो समांतर का मतलब होता है ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को ना काटती हो। मान लो ये एक रेखा है, अब ये इस रेखा को ना कभी भी नहीं काटेंगे, कितना भी इसको आगे बढ़ाओ, कितना भी इसको आगे बढ़ाओ, कभी भी ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो मुझे भी ऐसा ही इस वृत्त पर ऐसी दो रेखाएं खींचनी है जो इस रेखा के क्या हो, समांतर हो। मतलब मैं इन दोनों रेखा को अगर बढ़ाऊंगा, इसके ऊपर मुझे दो ऐसी रेखा खींचनी है जो इसको कभी ना काटे, मतलब मुझे ऐसा रेखा खींचना है जो इसको इसके समांतर हो। समांतर का मतलब ये है कि कटनी नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं कैसे खींचेंगे हम। अब यहाँ शर्त ये है कि ये जो दो रेखाएं हैं ना, उन दो रेखाओं में ध्यान देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, ऐसी दो रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, एक स्पर्श रेखा हो। ओके, तो खींच लेते हैं ना। स्पर्श रेखा कहाँ जाती है, वृत्त के किसी एक बिंदु को छूते हुए चली जाती है, तो मैंने खींच लिया। ये क्या हो गई, एक वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। अब देखो एक बात ध्यान दो, सीधा ही बनाना, क्योंकि दोनों रेखा के समांतर मुझे बताना है। मैं जितनी भी रेखा खींचूंगा इसके क्या होनी चाहिए, समांतर। छेदक का मतलब देखो तुम कहीं भी बना सकते हो, मैं यहाँ बना रहा हूँ। ओके, काटने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। बस ये प्रॉब्लम है कि तुम इसको टेढ़ा नहीं बना सकते, क्योंकि इसके समांतर होना चाहिए। जैसे ही मान लो अगर तुम ऐसा बना दोगे, टेढ़ा बना दोगे, तो देखो ना आगे जाके ये इसको काट देगी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना ही करना था। अब रही बात वर्ग की, देखो अगर आपको स्क्वायर निकालने नहीं आता है, जैसे कि मैं बात करूं 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये सब का स्क्वायर अगर आपको निकालने नहीं आता तो इसका एक तरीका है,
यहाँ पे मैं कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि मुझे ना 17 का स्क्वायर निकालना है, 17 का स्क्वायर निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए अक्सर हमको 17 का नहीं पता होता है, बट 7 का स्क्वायर पता है। 7 का 7 से गुणा करने पे कितना हो जाता है, 49, 49 लिख दीजिएगा। और जो एक बचा है ना, एक, इसका भी स्क्वायर निकालिए। एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का एक से गुणा करो एक ही आएगा। ये क्लियर हो गया क्या। अब क्या करो, देखो फर्स्ट टाइम पे क्या करना था, जो पहला अंक है उसका स्क्वायर लिख लो 49, और सेकंड वाले अंक का भी लिख लो। अब इन दोनों का गुणा कर दो, एक का किससे गुणा कर दो, 7 से, कितना आएगा 7, और 7 का गुणा कर दो 2 से, कितना आएगा 14। अब देखो 14 आ गया ना, क्या किया मैंने, इसका इन दोनों का गुणा कर दिया आपस में, और इसका 2 से गुणा कर दिया, तो कितना आया 14। अब 14 को ना यहाँ मत लिखो तुम, इसको एक अंक छोड़ के, इसको छोड़ के यहाँ लिख दो 14। अब सबको जोड़ दो, 9 का 9, 8, 1। आप देखेंगे कि 17 का जो स्क्वायर होता है ना, वो 189 ही होता है। अच्छा 18 का भी निकाले क्या, देखते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। पहला स्टेप यही है कि एक बार 8 का स्क्वायर निकाल के लिख लो, और एक बार 1 का स्क्वायर निकाल के, मतलब जो अंक यहाँ पर रहेगा उसका स्क्वायर निकाल के रख लो, ठीक है। सेकंड स्टेप में इन दोनों का क्या कर दो, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 8 एकम 8, और 8 का 2 से 16, तो 16 को तुम एक अंक छोड़ के लिखना है, मतलब यहाँ लिखोगे, कितना हो जाएगा 4, 6 6 12, अब 12 का 2 हासिल कितना है 1, और हासिल 1 है 2 और 1 3, 324 होता है 18 का स्क्वायर। अब 12 का भी एक बार निकाल के मैं तुमको दिखा देता हूँ। मान लो मुझे 12 का स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ ध्यान दो, एक प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, अगर मुझे 12 का स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन यहाँ पे 2 अंक वाला लिखना है, हाँ 2 अंक वाली संख्या लिखनी है, तो मैं इसको 0.4 लिख देता हूँ, 0.4 लिख देता हूँ, 4 ही रहेगा, ठीक। जब तुम फर्स्ट वाले अंक का स्क्वायर खोलते हो, अगर 4 आ रहा है तो एक में नहीं लिखना है, सिंगल अंक नहीं लिखना है, 2 अंक लिखना है, तो 0.4 लिख देना, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर खोलते हैं, क्योंकि 0.4 भी लिखूंगा तो 4 ही रहेगा ना, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, बट मुझे पता है कि फर्स्ट वाले में 2 डिजिट आना चाहिए, तो मैंने 0.4 लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्लियर है। अब क्या करो, आपस में गुणा, 2 एकम 2, और 2 का 2 से गुणा, कितना हो जाएगा 4। इसका गुणा करोगे 2 आएगा, इसका इससे गुणा कर दोगे 4 आ जाएगा। अब एक अंक छोड़ के लिखना है, मतलब यहाँ लिखोगे तो कितना आ जाएगा 4 4 1, ठीक है ना। और यही तो होता है 12 का स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। चलिए अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली जो 10.2 है उसका बेसिक वीडियो बना देंगे, और उसके बाद पूरा एक्सरसाइज कर लेंगे। आप लोग इसको साथ में रिवीजन कीजिएगा। और ये जो प्रमेय है, ये इस प्रमेय से हमको बस यही सीखने को मिला कि जो स्पर्श बिंदु होती है, अगर स्पर्श बिंदु जो है, स्पर्श रेखा की जो स्पर्श बिंदु होती है, अगर उसको आप त्रिज्या से मिला देंगे ना, तो त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे लंब होती है। प्रमेय से वो सीखे हम, और ये क्वेश्चन कर लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा के। चलिए ठीक है, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।